कल से आप लोगों का सेंटअप एग्जाम शुरू है, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग सेंटअप एग्जाम के आपके कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो फिर आप फाइनल मैट्रिक एग्जाम में, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो कल से आपका सेंटअप एग्जाम शुरू है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सामाजिक विज्ञान का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में और सेंटअप एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बने उसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके प्रश्न में आए तो आप आसानी से उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ठीक है, पूछा जाता है कि 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी तो उस वक्त में किसके नेतृत्व में जो है ये पार्टी बनी थी? इसके नेतृत्व में फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा, ये जो जनता पार्टी बनी थी 1977 में, पहला तो आपको याद रखना है कि जनता पार्टी जो है वो 1977 में बनी थी। किसके नेतृत्व में? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये 2020 में आपको अनुअल एग्जाम में भी पूछा गया है। अब दूसरा प्रश्न है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? कहने का मतलब क्या है, बहुत ही आसान है कि ये जो भारत जो है वो अपना गणतांत्रिक जो संविधान है यानी कि जो संविधान है वो कब लागू किया? तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का जो गणतंत्र दिवस जिस दिन हम लोग बनाते हैं उसी दिन संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया था, यानी कि संविधान को लागू किया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण है वो क्या था? थर्ड का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, तो बोलिया में जो आंदोलन हो रहा था, जो जनसंघर्ष हो रहा था, उसका मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी आपको कई बार पूछा गया है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था वो किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था वो किस नाम से जाना जाता है? तो 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। ठीक है, तो मार्च 1946 में, पहले तो याद रखना है कि मार्च 1946 में जो है हनोई समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिनेवा समझौता कब हुआ था? बहुत ही हलवा प्रश्न है आपका और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जिनेवा समझौता जो है वो 1954 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हु इन फूसो। ठीक है, तो हुआ आंदोलन के जो नेता है उनका नाम है हु इन फूसो, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रतिकृति, धार्मिक दोनों, सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, सिर्फ धार्मिक नहीं, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, है ना? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट आपको याद रखना है कि हुआ आंदोलन के जो नेता है वो कौन थे? हुइन फूसो थे। हुआ आंदोलन किस प्रकार का, मतलब कि किस प्रकृति का था हुआ आंदोलन? तो वो था क्रांतिक धार्मिक प्रकृति का। अब अगला है, जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? ठीक है, तो जिनेवा समझौता में जो है वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार है? समाजवादी है, पूंजीवादी है या फिर मिश्रित है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों है, यानी कि समाजवादी भी और पूंजीवादी भी। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कई बार आपको पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेंटअप एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? बताइएगा, प्रेजेंट में आर्थिक विकास में किस देश का योगदान जो है सबसे ज्यादा है? कृषि क्षेत्र का, मतलब कि किस क्षेत्र का? कृषि का, उद्योग का या फिर सेवा क्षेत्र का? तो बताइए, आर्थिक विकास में यानी कि इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा विकास जो है, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो भी है सेवा क्षेत्र, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र कहते हैं और जो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, और इसी का योगदान सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बताइएगा, इन तीनों क्रियाओं में कौन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं
प्राथमिक क्षेत्र में हो जाता है कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो मत्स्य पालन हो गया, वन हो गया, खनन हो गया, ये सभी क्या है, प्राथमिक है। लेकिन बैंकिंग जो है वो तो सेवा है ना, ये तो तीसरा क्षेत्र है। तो राइट आंसर 12 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मछली पालना हो गया, खनन हो गया, जंगल वगैरह काटना हो गया, तो ये सारा आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो बैंकिंग है तो वो तो सेवा हो गया ना, टीचर है वो तो सेवा हो गया, तो ये आ गया तीसरा क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो अभी हमने बताया कि जो उद्योग क्षेत्र है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, ये जो है कौन सी क्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज ध्यान से आंसर दीजिएगा। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, ये कौन सी क्रिया में आता है, ठीक है। तो ये जो है अनार्थिक क्रिया में आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, बताइए। कृषि का, उद्योग का, या बैंकिंग का, या कालाबाजारी का? तो अर्थव्यवस्था में किसका योगदान नहीं होता? तो हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का हो गया, उद्योग का हो गया, बैंकिंग का हो गया। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र हो गया, बैंकिंग जो है वो तृतीय क्षेत्र हो गया, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो ये तीनों का योगदान होता है। लेकिन जो कालाबाजारी होता है, जो ब्लैक मार्केट होता है, उसका तो योगदान अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कालाबाजारी का जो टैक्स है वो सरकार के पास नहीं जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उनका जो प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वेना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? 2014 का एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा किस शासक वंश की स्थापना वेना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में बुर्बो वंश की जो स्थापना है वो वेना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी? यानी कि जो नेपोलियन का जो कानून है वो किस वर्ष लागू की गई थी? बिल्कुल 18 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो है 1804 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन का जो कानून है, नेपोलियन संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है 1804 में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, झारखंड जो है वो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धर्म, वंश, जाति या किसी स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है आपका अनुच्छेद 15। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका जो है एक कुपरिणाम है अलगाववाद, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, ये सारा आपका कौन सा आपदा है? सुनामी, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ हो गया आपका, ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और भूकंप जो है वो भी आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो कहने का मतलब है भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है वो तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो कोई भी आदमी करता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब बिहार में भूकंप कब आया था? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1934 में। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है 1934 में भूकंप आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस प्रकार की आपदा थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय आपदा थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल, गैस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वायु, है ना। तो वायुमंडलीय आपदा थी कौन? भोपाल गैस त्रासदी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 नंबर का, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के जो है 3 प्रमुख क्षेत्र है ना, कृषि जो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो टोटल 3 प्रमुख क्षेत्र है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पर है? भारत में है,
चीन में तो सिर्फ एक ही अर्थव्यवस्था है, वो पूंजीवादी, अमेरिका में समकालीन, अमेरिका में पूंजीवादी है, चीन में जो है साम्यवादी है, समाजवादी इसको बोलते हैं। लेकिन भारत में जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पर दोनों मॉडल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो है इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान से हुई थी। ठीक है, तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अब अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र हो गया, कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सॉरी फॉर 28 का राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा ना जी। सेवा क्षेत्र को तो तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताइए, ये किसने कहा कि संसाधन जो है वो होते नहीं है, वो क्या है, बनते हैं? ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो है वो कही थी जिम्मरमैन ने, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? अब जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, मानव की योग्यता हो गया, इन तीनों में आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा भूमि। भूमि जो है वो आपका प्राकृतिक संसाधन है। बाकी कोई अगर घर बनाता है, जैसे भवन बनाता है, कोई अगर मानव की योग्यता है, जैसे कोई टीचर वगैरह बन गया, तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लेकिन जो भूमि, जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब पूछा जाता है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो वन है, नदियां हैं, खनिज है, ये सारा क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो नगर है ना वो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र से भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। आपदा प्रबंधन का ये प्रश्न है आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। ये इसका मतलब क्या होता है, सुनामी। तो अगर समुद्र में भूकंप आ जाए तो इनको क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। और ये प्रमुख कारण है। अगर समुद्र में भूकंप आ जाए तो ये क्या है, प्रमुख कारण है सुनामी का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है, महामारी है। तो भूकंप जो है वो कहाँ पर आता है, बताइएगा सबसे पहले, ये किस प्रकार की आपदा है? 33 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, वो है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सभी क्या है, आपका प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण। ऑप्शन बी आपका 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो भारत में सेवा क्षेत्र को जो है 2 भागों में बांटा जाता है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, देखिए आपका जो सेंटर पे एग्जाम होगा वहां पर इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। ये आपका वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो प्लीज आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो है सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है तृतीय क्षेत्र का, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। अभी हमने आपको कहा ना कि जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो सबसे ज्यादा है भारत की राष्ट्रीय आय में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सारा चीज का तैयारी कराई जाती है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, ये किसका कथन है? 37 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये जो है आपका आर्थर लेविस का कथन है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, ये कथन जो है वो है आर्थर लेविस का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 38, बांग्लादेश जो है वो कब आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में आजाद हुआ था, है ना। पाकिस्तान और इंडिया का बीच लड़ाई हुई थी, उसी वक्त में बांग्लादेश का आजाद हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ही लड़ाई हुई थी। तो अगला प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ये आपका 2011 का नोबल एग्जाम में पूछा गया था। तो नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? वहां पर जो है लोकतंत्र शासन की अभी व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की जो पुनः स्थापना है वो 2006 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकतंत्र की स्थापना करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 42, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ये सारा जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये सारा का थ्योरी, जिसको हम लोग नोट बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं,
वो सारा चीज आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आप लोग सिर्फ जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से देखिए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, सभी का मिल जाएगा। मैथ का भी आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर जाके देखिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताइएगा आप लोग। बिल्कुल 43 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर कोयला। ध्यान रखिएगा, कोयला जो है वो आपका क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 44, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो आपका अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 45, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष है वो था मेटरनिक। ठीक है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 46, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का सिंपली पुरातन व्यवस्था, क्योंकि मेटरनिक जो है वो बहुत ही बेकार क्रूर शासक था और नेपोलियन जो है बहुत अच्छा शासक था। तो नेपोलियन की मृत्यु के बाद मेटरनिक का शासन शुरू हुआ और मेटरनिक जो है वो नेपोलियन का सारा चीज को खत्म कर दिया और पुरातन व्यवस्था यानी कि वही तानाशाही वाला, राजशाही वाला शासन को फिर से शुरू किया। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन, ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो किस भाषा को बोलते थे? तो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो बोलते थे फ्रेंच भाषा को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 49, मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मराठी मानुस का जो विवाद है वो निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? 2019 का एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 90 जो है अनुच्छेद 19 में जो है देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार? बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का टोटल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किया, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी की यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।